हेलो गाइस, मैं सेल्फ अमित शुक्ला। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। लक्ष्मीकांत सीरीज़ का ये नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम लक्ष्मीकांत के चैप्टर के 5 जो हमारा चैप्टर 5 है उसकी बात हम करेंगे। उसकी हेडिंग है संघ और उसके क्षेत्र। आज हम उसी पूरे चैप्टर को इस पूरे वीडियो में ख़त्म करेंगे। इसके पहले के जो भी हमारे वीडियोज़ हैं उसे आप ज़रूर देखें, क्योंकि पूरी एक चेन जो है वो चलती हुई आ रही है और आगे के वीडियोज़ भी पूरे लिंक आपको मिलेंगे। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिस फ्री स्टडी जोन के नाम से आप सर्च करके उस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। जो भी डाउट्स हैं आप उन वहाँ पे हमसे शेयर कर सकते हैं। आपको उचित जो उसका मार्गदर्शन होगा वो दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट 5 संघ एवं इसके क्षेत्र, ये पूरी बातें हैं इस पूरे यूनिट में। तो एक एक करके समझते हैं कि इसमें कहा क्या गया है। पहले तो हम बताना चाहेंगे संविधान का जब आप भाग 1 पढ़ेंगे तो उसमें आपको 4 अनुच्छेद मिलेंगे, अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक। इसकी जो हेडिंग है वो है संघ एवं इसके क्षेत्र। मतलब संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक में संघ एवं इसके क्षेत्रों की चर्चा की गई है। जब आप अनुच्छेद 1 देखेंगे तो उसमें जो आपको मिलेगा नाम, वो इंडिया या भारत दोनों नामों का एक सम्मिश्रण हमको देखने को मिलता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो उसमें बताया गया है कि भारत जो कि राज्यों का एक संघ होगा, राज्यों का समूह नहीं होगा, राज्यों का संघ होगा। राज्यों के संघ से दो बातें स्पष्ट हो जाती हैं। एक तो हमारे भारत देश का नाम, मतलब हमारे देश का नाम क्या बताया गया है, भारत बताया गया है। और हमारे राज पद्धति का प्रकार जो बताया गया है वो संघात्मक पद्धति बताया गया है। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो संघ वर्ड का जो इस्तेमाल हुआ है, संघ के दो वर्ड जो हैं वो आमतौर पे देखने को मिलते हैं, एक यूनियन और एक फेडरल। यूनियन जो है वो हमारे देश के संदर्भ में इस्तेमाल होता है और फेडरल जो है वो अमेरिकी संविधान या अमेरिकी देश के संदर्भ में इस्तेमाल होता है। हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम नहीं है, हमारे यहाँ यूनिटरी सिस्टम है। तो उसको अब हम आगे चल करके उसका विस्तार हम करेंगे। तो दो बातें स्पष्ट हो गई राज्यों के संघ से, एक तो देश का नाम और दूसरा राज पद्धति का प्रकार। संविधान सभा जो हमारी बनी थी, इन्होंने देश का नाम जो है वो इंडिया जो कि भारत ऐसा करके हमारे पूरे संविधान में लिखा है। मतलब यही पूरी वर्डिंग्स आती है, इंडिया जो कि भारत। एक मत नहीं हुए, ना ही उन्होंने इंडिया रखने की बात की और ना ही उन्होंने भारत रखने की बात की। उन्होंने दोनों वर्डों का बखूबी वहाँ पे इस्तेमाल किया है। इस प्रकार से वर्णित किया है, इंडिया जो कि भारत। तो एक तरह से इंडिया जो कि भारत को इन्होंने अपनाया है। तो नाम जो है उन्होंने स्पष्ट कर दिया क्या है। अब जो संविधान सभा ने जो राज पद्धति का प्रकार बताया है वो देश को संघ के रूप में परिभाषित किया है। संघीय राज्य के स्थान पर राज्यों के संघ को ज़्यादा महत्व दिया गया है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है, राज्यों का समूह नहीं है, राज्यों का एक संघ है। तो संघीय राज्य नहीं बोला गया है, ये बोला गया है कि राज्यों का एक संघ है। राज्यों का संघ बोलने का कारण ये है कि हमारे यहाँ जो भारतीय संघ बना वो राज्यों के बीच किसी प्रकार के समझौते का परिणाम नहीं था। मतलब जो भी राज्य हमारे भारतीय संघ में जुड़े हैं वो किसी समझौते के अनुसार नहीं जुड़े हैं। अमेरिकी संविधान में ऐसा है। अमेरिकी संविधान में अगर आप उसका इतिहास पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि जो 14 जो कॉलोनियाँ थीं, 14 जो बस्तियाँ थीं, जब वो अमेरिकी संघ बनाती हैं तो उनके बीच में एक समझौता होता है। लेकिन हमारे यहाँ जितने राज्य जुड़ते हैं वो किसी समझौते का परिणाम नहीं थे, वो भारतीय संघ में बिना किसी समझौते के जुड़ते हैं। तो एक तो कारण ये हुआ। दूसरा कारण ये हुआ कि राज्यों को संघ से विभक्त होने का अधिकार नहीं है। अमेरिकी संविधान में है, वहाँ पे अगर किसी प्रकार का उनको समझौते का, अगर किसी प्रकार का उनको किसी दिक्कत होती है या समझौते में मान लीजिए किसी प्रकार का उल्लंघन होता है तो उससे वो वे अलग हो सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है। राज्यों को, जो भी राज्य हैं हमारे यहाँ, उनको संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। मतलब अगर सरल शब्दों में हम परिभाषित करें तो आप ये कह सकते हैं कि हमारा जो पूरा देश है वो अलग अलग राज्यों में सिर्फ प्रशासनिक सुविधा के लिए विभक्त किया गया है। हमारे यहाँ सिर्फ प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए राज्यों के रूप में विभक्तीकरण जो है वो किया गया है। अनुच्छेद 1 जब आप पढ़ेंगे तो उसमें भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटने में जो उन्होंने वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, एक तो राज्यों के क्षेत्र, दूसरा संघ क्षेत्र और तीसरा ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिकृत किया जा सकता है। अगर इसको हम विस्तारित करें तो राज्य संघ शासित क्षेत्रों के नाम, उनके क्षेत्र विस्तार को संविधान की पहली अनुसूची में दर्शाया गया है।
यद्यपि संविधान के उपबंध की व्यवस्था सभी राज्यों पर समान रूप से लागू है, किंतु कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध भी प्रदत्त हैं। साथ ही राज्यों के भीतर अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के लिए भी विशेष उपबंध किए गए हैं। अगर इसको हम परिभाषित करें, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि राज्यों की या भारतीय क्षेत्र को हमने 3 श्रेणियों में बांटा है। एक तो राज्य के क्षेत्र होते हैं, दूसरे संघ के क्षेत्र होते हैं, और तीसरे ऐसे क्षेत्र होते हैं जिनको किसी भी समय भारत सरकार अधिकृत कर लेती है या भारत सरकार ने उसका अधिग्रहण कर लिया होता है। तो यहाँ पे जो राज्य के क्षेत्र और संघ क्षेत्रों की जो बात हो रही है, तो राज्य और संघ शासित क्षेत्रों के अगर नाम की बात करें, उनके क्षेत्र विस्तार की बात करें, तो ये सब जो है वो संविधान की पहली सूची में बताया गया है। हालांकि संविधान के उपबंध की अगर व्यवस्था की हम बात करें तो हर राज्यों पे समान रूप से लागू होते हैं, लेकिन कहीं कहीं कुछ अपवाद स्वरूप विशेष उपबंध भी कुछ राज्यों को दिए गए हैं। कुछ राज्यों में अगर 5वीं अनुसूची आप पढ़ेंगे तो राज्यों के भीतर अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के लिए भी कुछ विशेष उपबंध हैं, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ऐसे कुछ विशेष उपबंध मिलते हैं। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो लगभग सब राज्यों में जो संवैधानिक उपबंध हैं उनकी व्यवस्था समान रूप से लागू है। तो ये तो बात हुई संघ राज्य क्षेत्र और संघ क्षेत्रों के बारे में। अच्छा, 2 वर्ड आते हैं। एक तो अगर हम बात करें भारत का संघ और दूसरा बात करें भारत के क्षेत्र। क्षेत्र आपने देखे 3 क्षेत्रों की बात हुई है। अगर भारत के संघ की बात करें तो भारत के संघ में तो सिर्फ राज्य ही शामिल होंगे, लेकिन भारत के क्षेत्र का जो अर्थ है वो बड़ा व्यापक है। व्यापक क्यों है? क्योंकि आपने देखा कि भारत के क्षेत्र में 3 क्षेत्रों की अभी हमने बात की। एक तो राज्य के क्षेत्र, संघ के क्षेत्र और ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार अधिकृत कर लेती है। तो आपको ये समझना होगा कि भारत का क्षेत्र अगर ये वर्ड कहीं आता है तो ये व्यापक अर्थों में प्रयुक्त होता है, जबकि भारत का संघ जो है उसका बड़ा संकीर्ण अर्थ निकलता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ राज्यों को शामिल किया जाता है। आगे अगर हम बात करें तो चूंकि हमारा जो राज्य है या जो हमारा देश है वो संप्रभु देश है, संप्रभु राज्य होने के नाते भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत विदेशी क्षेत्रों का भी अधिग्रहण कर सकता है। आप जानते हैं इसके पहले गोवा हो गया, दादरा नगर हवेली हो गया, सिक्किम हो गया, दमन दीव हो गया, ऐसे कई क्षेत्र हमने जो हैं वो अधिग्रहित किए हैं। तो अनुच्छेद 1 में आपने समझा, अनुच्छेद 1 में मैंने आपको बताया कि भारत राज्यों के संघ के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 2 जब आप पढ़ेंगे तो ये बताएगा कि ऐसे कौन, अगर कोई भी राज्य अगर आते हैं तो उनका प्रवेश या उनकी स्थापना जो है वो कैसे किया जाएगा। तो अनुच्छेद 2 में ये बताया गया है कि संसद को ये अधिकार है कि वो कानून बना करके, कानून जो बनाएगी, विधि जो बनाएगी, ऐसे निर्बंधों और शर्तों पर जो कि उसको ठीक लगे संघ में नए राज्यों का प्रवेश कर सकेगी और उनकी स्थापना भी कर सकेगी। मतलब संसद को अधिकार है कि वो नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना कर सकती है। 2 यहाँ पे वर्ड आए हैं, एक तो नए राज्यों का प्रवेश और एक नए राज्यों की स्थापना है। इसको समझना होगा। नए राज्यों का प्रवेश मतलब यह है कि ऐसे राज्यों का प्रवेश जो पहले से अस्तित्व में हैं। मतलब ऐसे राज्यों का प्रवेश होगा हमारे भारतीय संघ में जो पहले से अस्तित्व में हैं या पहले से उनका जन्म हो चुका है। नए राज्यों की स्थापना का जो वर्ड का मतलब है, उसका मतलब यह है कि नए राज्यों का गठन किया जाएगा और वो गठन करने से पहले उनका किसी प्रकार का कोई अस्तित्व नहीं था। दोनों का अर्थ समझे रहिएगा, आगे चल करके इसमें हम विस्तार से बातें करेंगे। तो नए राज्यों का प्रवेश और नए राज्यों की स्थापना की जो बात हुई, तो उसमें आपने देखा कि अनुच्छेद 2 के तहत उसको शक्तियाँ जो है वो मिलती हैं। अनुच्छेद 2 उन राज्यों जो भारतीय संघ के हिस्से नहीं हैं के प्रवेश एवं गठन से संबंधित है। आप इसको समझ सकते हैं कि अनुच्छेद 2 में नए राज्यों के प्रवेश और उनकी स्थापना की बात किया है। तो नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि भारतीय संघ के वो हिस्से तो नहीं रहे होंगे। भारतीय संघ के हिस्से अगर कोई राज्य नहीं है, अगर उनका प्रवेश और उनका गठन अगर होता है तो उसमें अनुच्छेद 2 के तहत उसमें शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में बड़ी बारीक सी समानता हमको देखने को मिलती है और बड़ी बारीक सी असमानता भी है। कैसे समझते हैं? अनुच्छेद 3 जो है वो कहता है कि भारतीय संघ के नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्यों में परिवर्तन से संबंधित,
ध्यान रखिए यहाँ पे जो डिफरेंस निकल करके आता है वो होता है भारतीय संघ के नए राज्य। मतलब अभी जो हमारे अनुच्छेद 3 में जितनी बातें हो रही हैं उसमें ये चीज़ बताया जा रहा है कि भारतीय संघ में जो पहले से राज्य मौजूद हैं उनमें आप निर्माण कर सकते हैं नए राज्यों का, या जो हमारे वर्तमान राज्य हैं उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं। सरल शब्दों में अगर हम बताएं तो भारतीय संघ के राज्यों का पुनर्सीमन अगर हमको करना है तो हम अनुच्छेद 3 की शक्तियां का प्रयोग करेंगे। अनुच्छेद 3 में जो बातें हैं उसको अगर मैं इस फ्लो डायग्राम के माध्यम से समझाऊं तो आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अनुच्छेद 3 में भारतीय संघ के किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश राज्य के क्षेत्रफल को हमको बढ़ाना है तो हमने बढ़ा दिया, किसी दूसरे राज्य के क्षेत्र को लेकर के घटाया भी जा सकता है। आप जैसे देख लीजिए कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पहले साथ में थे, आज की तारीख में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की क्षेत्रफल में कमी हुई और दोनों स्वतंत्र राज्य हैं। सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। देख लीजिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पहले एक राज्य था, अब उसकी सीमाएं जो हैं वो परिवर्तित हो गई हैं। इसको सरल तरीके से आप अलग अलग अर्थों में भी ले सकते हैं, मैं ऐसा उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। पहले आप देखिए कि उड़ीसा कहते थे, अब ओडिशा कहने लगे हैं। पहले हम पौंडीचेरी कहते थे, अब हम पुद्दुचेरी कहने लगे हैं। तो ऐसे करके नाम भी बदले जा सकते हैं। किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग किया जा सकता है। दो या अधिक राज्यों या राज्यों के भागों को मिलाया जा सकता है। किसी राज्य को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है। मतलब अगर मान लीजिए कोई राज्य है, जैसे मान लीजिए कोई मध्य प्रदेश राज्य है, तो उसमें एक छोटा सा राज्य क्षेत्र हम अलग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने भोपाल राज्य क्षेत्र को अलग कर दिया, या दो या अधिक राज्यों या राज्यों के भागों को मिलाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि हमने उत्तर प्रदेश का कोई क्षेत्र और मध्य प्रदेश का कोई क्षेत्र जो है वो मिला दिया और उससे हम एक नया भाग बना दिए। या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण हम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने भोपाल राज्य को या मान लीजिए हमने जैसे मुरैना को और मुरैना के साथ साथ हमीरपुर क्षेत्र को मिला दिया और एक नया राज्य ही बना दिया। तो ऐसा कोई भी परिवर्तन अगर किया जाएगा वो अनुच्छेद 3 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया जाएगा। आप इस दौरान आपने समझा होगा एक बड़ा बारीक सा अंतर कि अनुच्छेद 3 में जितनी बातें की जा रही हैं वो भारतीय संघ के अंतर्गत जितने राज्य हैं उसी की बातें की जा रही हैं। मतलब हमारा जो पूरा भारतीय संघ है इसमें जितने अंदर राज्य हैं उसी का हम क्षेत्र बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, सीमा में परिवर्तन कर रहे हैं, नाम बदल रहे हैं, या उसको मिला करके हम कुछ नए राज्य आदि बना रहे हैं। लेकिन अनुच्छेद 2 में ऐसा नहीं था। अनुच्छेद 2 में हम किसी बाहरी राज्य की बात कर रहे थे। तो यही अंतर है। अनुच्छेद 2 जो है वो किसी नए राज्य की प्रवेश स्थापना की बात करता है और अनुच्छेद 3 जो है वो भारतीय संघ में राज्यों के निर्माण और परिवर्तन की बात करता है। यही बारीक सा अंतर है, आप समझे रहिए। आगे अनुच्छेद 3 की जब बात होती है तो अनुच्छेद 3 में 2 शर्तें जोड़ दी जाती हैं। वो ये कहते हैं कि जितनी बातें अभी अनुच्छेद 3 में बताई गई हैं, जो अभी मैंने आपको बताई है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत, जब आप ऐसा काम करेंगे तो आपको 2 शर्तों का पालन करना पड़ेगा। 2 शर्त कौन कौन सी हैं कि ऐसा कोई भी अध्यादेश जब तक राष्ट्रपति की पहले मंजूरी नहीं मिल जाएगी तब तक संसद में पेश नहीं किया जाएगा। मतलब कोई अध्यादेश राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किया जाएगा। मतलब ये सब अगर हमको करवाना है तो सबसे पहले हमको राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी। अनुमति लेकर के हमने अध्यादेश पेश कर दिया। अब जब अध्यादेश पेश होगा तो उस संबंधित, मतलब जिस राज्य में कुछ परिवर्तन हो रहा है उस संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास भी वो उसकी एक कॉपी भेजी जाएगी उसका मत जानने के लिए। हालांकि मत जानने के लिए सिर्फ भेजी जाती है, उसमें किसी प्रकार का बाध्यकारी समझौता नहीं रहता है, या कोई किसी प्रकार का उसमें बाध्यकारी ऐसी कोई चीज़ नहीं रहेगी कि राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है या संसद मानने के लिए बाध्य है। लेकिन मत जानने के लिए भेजा जाता है उस संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास। तो संस्तुति से पहले राष्ट्रपति उस अध्यादेश को संबंधित राज्य के विधानमंडल का मत जानने के लिए भेजता है। उसकी एक निश्चित समय सीमा होती है, समय सीमा के भीतर जो है वो लौटाना चाहिए संस्तुति के लिए। हालांकि मैंने अभी आपको बताया कि राष्ट्रपति, संसद, राज्य विधानमंडल का मत मानने हेतु बाध्य नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर संघ क्षेत्र के मामले में
विधानमंडल के संदर्भ की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अभी जो मैंने आपकी बात की वो राज्य के संदर्भ में बात की। लेकिन अगर यूनियन टेरिटरी के संदर्भ में आ जाए या संघ क्षेत्र के संदर्भ में आ जाए तो इसमें विधानमंडल के पास नहीं भेजा जाता। इसमें संसद जैसा ही उचित समझे वैसा खुद कदम उठा सकती है। तो आपने समझा, अगर एक लाइन में मैं इसको डिफाइन करूं तो निष्कर्षतः ये कहा जा सकता है कि संसद अपने अनुसार भारत का राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्धारण कर सकती है। मतलब अगर भारत का राजनीतिक मानचित्र का अगर फिर से निर्धारण करना हो तो संसद के पास पूरी तरीके से अधिकार है। तो ये पूरी बातें हो गई अनुच्छेद 3 से संबंधित। आगे कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, इसको देखते हैं। संविधान द्वारा क्षेत्रीय एकता या राज्य के अस्तित्व को गारंटी नहीं दी जाती है, नहीं दी गई है। संघ सरकार राज्य को समाप्त कर सकती है, किंतु राज्य सरकारें संघ को समाप्त नहीं कर सकती। ये कुछ बिंदु हैं जो अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो अब देखते हैं, अमेरिका और भारत के संविधान में कुछ कोटेशन इस्तेमाल होते हैं। जैसे अमेरिका की बात करें तो उसको कहा जाता है अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ, और भारत के संदर्भ में कहा जाता है विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ। वैसे तो देखा जाए भारत की अगर हम बात करें तो हमारा जो एक संघ है सामान्य तौर पे विभाजित नहीं होता, लेकिन संसद के पास ये अधिकार है कि उसका विभाजन वो कर सकती है, इसीलिए विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ कहा जाता है। अनुच्छेद आपने 1 समझा, अनुच्छेद 2 समझा, अनुच्छेद 3 समझा। 1 में कहा गया था कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि नए राज्यों की प्रवेश या स्थापना की जा सकेगी। सरल भाषा में अगर एक लाइन में डिफाइन करें तो अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि भारतीय संघ के राज्यों की स्थापना या उनमें परिवर्तन किया जा सकेगा। अब अनुच्छेद 4 में कहते हैं, 4 में क्या बात कही गई उसको समझते हैं। अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि जो भी 2 और 3 अनुच्छेद में जो बात कही गई है, इनको संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 368 क्या कहता है कि भारतीय संविधान में संशोधन जो है वो कुछ रीतियों के माध्यम से किया जाएगा। तो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन इन अनुच्छेदों में जो भी काम किए जाएंगे नहीं माना जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। मतलब इसको अगर हम दूसरे अर्थों में बात करें तो आप ये कह सकते हैं कि ये जितने भी कानून हैं उसमें अनुच्छेद 368 का प्रयोग नहीं होगा। ये सामान्य बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के जरिए पारित किए जा सकते हैं। तो अनुच्छेद 4 में ये बात बताई गई है कि 2 और 3 में जो भी काम होंगे वो साधारण बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के तहत होंगे। ये बातें हो गई अनुच्छेद 1, 2, 3, 4, मतलब पूरे भाग 1 की बातें हमने कर ली। कुछ और बातें समझते हैं, देखते हैं कि राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उद्भव जो है वो कैसे हमारे भारत में होता है स्वतंत्रता के बाद। आज़ादी के समय की अगर हम बात करें तो भारत में राजनीतिक इकाइयों को 2 श्रेणियों में बांटा गया था। ये मैंने आपको पिछले कुछ वीडियो में बताया है। 2 श्रेणियां जो थी वो कौन सी थी? एक तो ब्रिटिश प्रांत थे, मतलब जो ब्रिटिश शासन के अधीन चल रहे हैं। दूसरी श्रेणी थी देसी रियासतों की श्रेणी, मतलब ये राजा के अधीन होते थे लेकिन ब्रिटिश राजशाही से संबंधित होते थे। ब्रिटिश कहीं ना कहीं इनके ऊपर अप्रत्यक्ष रूप से शासन करते थे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो 1947 का आता है, इसके अंतर्गत 2 स्वतंत्र एवं पृथक प्रभुत्व वाले देश भारत और पाकिस्तान का निर्माण किया गया, और देसी रियासतों को 3 विकल्प दिए गए। देसी रियासतों के लिए 3 विकल्प क्या क्या थे? आप या तो भारत में शामिल हो जाइए, आप या तो पाकिस्तान में शामिल हो जाइए, या तो आप स्वतंत्र रहिए। ऐसी बात कही गई थी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में। कुल 552 देशी रियासतें थीं, और आपने देखा कि 549 रियासतें जो हैं भारत में बिना किसी विवाद के शामिल हो जाती हैं। 3 ऐसी रियासतें थीं, कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़, जिनमें कुछ विवाद था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से कश्मीर को विलय पत्र, हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई और जूनागढ़ को जनमत संग्रह के माध्यम से भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। 1950 में संविधान ने भारतीय संघ के राज्यों को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया। जैसे ही 552 रियासतें शामिल होती हैं वैसे ही वर्गीकरण प्रस्तुत किया जाता है, और भारतीय संघ के राज्यों को 4 प्रकार से विभाजित कर लिया जाता है। भाग का, खा, गा और घा। का के अंतर्गत जो राज्य रखे गए थे, असम, बिहार, मुंबई, एमपी, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत या पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल। भाग खा के अंतर्गत हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला, पूर्वी पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र, कोचिन, विंध्य प्रदेश।
भाग ग के अंतर्गत अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा। भाग घ के अंतर्गत सिर्फ अंडमान निकोबार को रखा गया था। अगर आप इनकी संख्या देखें तो भाग का में 9 राज्य थे, भाग खा में भी 9 राज्य थे, भाग गा में 10 राज्य थे और भाग घा में 1 राज्य था। कुल 29 राज्यों का वर्गीकरण जो है वो प्रस्तुत किया गया था। ऐसा वर्गीकरण किस लिए किया गया, इसको समझते हैं। भारतीय संघ में जो ये 4 प्रकार से बांटा गया, उसमें भाग का के अंतर्गत ऐसे क्षेत्रों को रखा गया था जो ब्रिटिश भारत में गवर्नर के शासन के अधीन हुआ करते थे, मतलब ऐसे क्षेत्र जहाँ पे गवर्नर बैठा करता था। भाग खा के अंतर्गत ऐसे राज्यों को रखा गया था जहाँ पे राज्य विधानमंडल के साथ साथ वहाँ पे राजशाही शासन भी हुआ करता था, मतलब राजा वहाँ बैठा करता था। भाग गा के अंतर्गत ऐसे क्षेत्रों को रखा गया जिसमें एक चीफ कमिश्नर बैठा करते थे, मतलब ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का वहाँ पे शासन होता था और कहीं कहीं कुछ राजा लोग शासन किया करते थे। तो ऐसे क्षेत्रों को भाग ग के अंतर्गत रखा गया। भाग घा के अंतर्गत जनजाति क्षेत्र रखा गया जिसमें सिर्फ अंडमान निकोबार को इन्होंने रखा। तो ये 4 श्रेणियों का विभाजन उन्होंने इस प्रकार से किया था। कुल 29 राज्य जो हैं वो इस 4 श्रेणियों में रखे गए थे। आगे अगर हम बात करें तो बड़ा आगे चल करके ये विवाद होता है, ये प्रश्न उठता है कि हम जो पूरी जो एकीकरण जो भी हमने किया है उसमें अब हम राज्यों का अगर हम भविष्य में गठन करेंगे तो गठन का आधार जो है वो क्या होना चाहिए। तो देसी रियासतों का जो एकीकरण अभी तक हुआ था वो तो कोई स्थायी व्यवस्था थी नहीं, क्योंकि 549 रियासतें तो स्वमेव आ गई थीं। 3 रियासतों में दिक्कत थी, उसमें भी हमने कूटनीति का प्रयास करके या कूटनीति की रचना करके हमने इन तीनों को शामिल कर लिया। तो एक तरह से अस्थायी रूप से हमने व्यवस्था की और इनका एकीकरण हमने किसी तरीके से पूरा करवा लिया। अब समय समय पे अलग अलग राज्यों में मांग उठने लगी कि राज्यों का गठन किया जाए, क्योंकि राज्यों में बड़े व्यापक तौर पे विविधता जो है वो देखने को मिल रही थी। तो प्रश्न ये उठा कि गठन का आधार जो है वो क्या रखें, मतलब गठन का आधार क्या होना चाहिए, किस आधार पे हम गठन कर दें राज्यों का। तो ये प्रश्न उठा जब, तो उस समय 2 उत्तर आए। कुछ ने कहा कि भाषा के आधार पर गठन किया जाए, कुछ ने कहा कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर गठन किया जाए। इसके लिए जून 1948 में भारत सरकार ने एस.के. धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांतीय आयोग की नियुक्ति कर दी। अध्यक्ष थे एस.के. धर। एस.के. धर ने अपनी रिपोर्ट दी दिसंबर 1948 में। रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि जो भी पुनर्गठन होगा वो प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए और उसी से भारत की एकता जो है वो बनी रह सकती है। व्यापक तौर पे इसका विरोध हुआ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे या बहुत सारे ऐसे प्रांत थे जो भाषाई आधार पे पुनर्गठन करने के पक्षधर थे। तो बड़ा व्यापक इसका विरोध होता है। कांग्रेस सरकार उस समय रहती है। कांग्रेस सरकार ने दिसंबर 1948 में एक और समिति की नियुक्ति कर दी, वो भी भाषाई प्रांत समिति थी। उसमें सदस्य और अध्यक्ष के रूप में थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, जिसको आप JVP समिति के नाम से जानते हैं। इसकी रिपोर्ट आती है अप्रैल 1949 में और ये रिपोर्ट में कहते हैं कि भाषाई आधार पर पुनर्गठन होना चाहिए, ना कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर। अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर गठन करने के लिए बाध्य होना पड़ा और पहले राज्य के गठन के लिए उन्होंने मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्रों को पृथक करके आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया। कारण ये था कि वहाँ पे कांग्रेस कार्यकर्ता थे श्री राम लुल्लू, ये 56 दिन के भूख हड़ताल पे बैठ गए और उनकी मृत्यु हो जाती है, जिस कारण से दबाव बनता है और मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्रों को अलग करके आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया गया। इस प्रकार से भाषाई आधार पर गठित होने वाला जो पहला राज्य बना वो आंध्र प्रदेश बना। आंध्र प्रदेश के निर्माण के बाद कई क्षेत्रों में भारत के अन्य राज्यों से ये मांग उठने लगी कि हमें भी भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया जाए। तो भाषाई आधार पर पुनर्गठन की मांगें बड़ी तेज हो गई। परिणामतः भारत सरकार ने दिसंबर 1953 में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग को गठित कर दिया, जिसके अध्यक्ष जो बने वो फजल अली बने। सदस्यों की बात करें तो KM पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू जो हैं वो इनके सदस्य बनाए गए। इनकी रिपोर्ट अक्टूबर 1955 में आती है। भाषाई आधार पे पुनर्गठन की मंजूरी जो है इसकी रिपोर्ट में बताई जाती है और एक राज्य एक भाषा का सिद्धांत जो है वो यहाँ पे स्वीकार किया गया। समिति ने पुनर्गठन की अपनी एक योजना प्रस्तुत की। योजना में उन्होंने कहा कि 4 कारकों के आधार पर ही पुनर्गठन करना सही रहेगा। 4 कारक जो उन्होंने बताए
उन 4 कारकों को हम इस फ्लो डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पे जो 4 प्रमुख कारकों की बात की गई, उसमें कहा गया कि देश की एकता, सुरक्षा की अनुरक्षण व संरक्षण रहना चाहिए, भाषाई और सांस्कृतिक एकरूपता बनी रहनी चाहिए, वित्तीय, आर्थिक, प्रशासनिक तर्क भी रहना चाहिए और नागरिकों के कल्याण की योजना और उसके संवर्धन की भी बात होनी चाहिए। तो ये 4 कारकों की पहचान जो है वो की गई। आयोग ने सलाह भी दी कि मूल संविधान की जो 4 श्रेणियां हमने बनाई थी, भाग, का, खा, गा, घा, इसको समाप्त कर देना चाहिए और इस आधार पर फिर कालांतर में राज्यों का गठन किया गया, जिसमें 16 राज्य बने और 3 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम इसके लिए 1956 जो था वो तो था ही, उसकी रिपोर्ट थी। उसके साथ ही साथ 1956 में ही 7वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है वो लाया गया। 7वें संशोधन अधिनियम जब आप पढ़ेंगे, संविधान संशोधन अधिनियम, तो उसमें कहा गया है कि वो 4 श्रेणियां जो हैं पूर्व में जो मूल संविधान में बनाई गई थी उसको समाप्त कर दिया जाए और नए राज्यों का गठन किया जाए। उसी के तहत 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया। तो इस तरीके से वो 4 श्रेणियों का वर्गीकरण समाप्त हो जाता है और 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश कालांतर में बनाए जाते हैं। तो 14 राज्य और जो 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं वो कौन कौन से हैं उसको समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं आंध्र प्रदेश, जो पहले इसका गठन हो चुका है। फिर असम, बिहार, बम्बई, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। ये 14 राज्य हुए। 6 केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो अंडमान हो गए, अंडमान निकोबार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्काद्वीप, मिनिकॉय, अमीन द्वीप, मणिपुर और त्रिपुरा। अगर लक्काद्वीप, मिनिकॉय, अमीन द्वीप की बात करें तो मद्रास राज्य से काट करके इनको बनाया गया। बम्बई राज्य की बात करें तो सौराष्ट्र और कच्छ को मिला करके बम्बई राज्य बनाया गया। कुर्ग को मिला करके मैसूर बनाया गया। अजमेर राज्य को मिला करके राजस्थान का निर्माण किया गया। पटियाला व पूर्वी पंजाब को मिला करके पंजाब बनाया गया। मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल को मिला करके मध्य प्रदेश राज्य का निर्माण किया गया। केरल में त्रावणकोर, मालाबार और कासरगोड को मिलाया गया और ये मतलब इन तीनों को मिला करके केरल राज्य का निर्माण किया गया। और हैदराबाद राज्य के तेलुगु भाषी क्षेत्रों को मिला करके आंध्र प्रदेश का निर्माण किया गया। तो इस तरीके से 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं अंतिम रूप से बनाए गए और आपने देखा कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश ही मूल रूप से रहते हैं। 1956 में व्यापक स्तर पर राज्यों के पुनर्गठन के बावजूद भी भारत में राजनीतिक मानचित्र में परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की जाने लगी और इस प्रकार से अलग अलग राज्यों का गठन फिर समय समय पे किया गया। अगर हम बात करें राज्यों के गठन की तो 1960 में महाराष्ट्र और गोवा का गठन किया गया। मराठी भाषाओं के लिए महाराष्ट्र और गुजराती भाषी लोगों के लिए गुजरात। तो मतलब 14 राज्य तो थे ही, अब अगला जो राज्य गठित होता है वो 15वां राज्य गुजरात रहता है, ये ध्यान रखिएगा। फिर 1954 में पुर्तगालियों का शासन था दादरा एवं नागर हवेली में। 1954 से 1961 तक वहाँ पे लोगों ने स्वयं अपना नेता चुना और स्वयं से ही वो प्रशासन चलाते रहे। फिर 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 में आता है, जिसके तहत दादरा एवं नागर हवेली को यूनियन टेरिटरी या संघ शासित प्रदेश में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो अब नया संघ शासित प्रदेश दादरा एवं नागर हवेली बन गया। फिर गोवा, दमन, दीव की बात करें तो 1961 में पुलिस कार्रवाई के माध्यम से इसको अधिकृत किया गया। फिर 12वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 में आता है, जिसके तहत इनको संघ शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। फ्रांसीसी बस्ती के रूप में पौंडीचेरी पहले था। 1954 में फ्रांस ने इसे भारत को सौंपा। 1954 से 62 तक यहाँ पे प्रशासन अधिकृत क्षेत्र बना रहा। फिर 14वां संविधान संशोधन अधिनियम आता है, जिसके तहत इसको संघ शासित प्रदेश का दर्जा दिया जाता है। 1963 में नागा पहाड़ियों और असम के बाहर के त्वेनसांग क्षेत्रों को मिलाकर के नागालैंड राज्य का गठन किया गया और कालांतर में 16वें राज्य के रूप में इसकी स्थापना हुई। तो आपने देखा कि 14 राज्य उस समय थे, फिर आपने देखा कि 15वां राज्य जो है वो गुजरात बनाया गया और फिर उसके बाद 16वां राज्य जो है वो नागालैंड बन गया। फिर अगले राज्यों की गठन की अगर हम बात करें तो 17वां राज्य जो है वो पंजाब राज्य से पृथक करके हरियाणा को बनाया जाता है। पंजाब से ही चंडीगढ़ को फिर अलग संघ शासित प्रदेश के रूप में बनाया गया। इसके बाद सिखों के लिए सिंह गृह राज्य मतलब पंजाब सूबे की मांग उठने लगी, जिसके नेता थे अकाली दल के तारा सिंह। 1966 में फिर शाह आयोग का गठन किया जाता है और उसकी सिफारिशों के आधार पे पंजाब भाषी
ये पंजाबी भाषी क्षेत्र के लिए एक अलग राज्य बना दिया जाता है और पंजाब राज्य के रूप में वो स्थापित हो जाता है। हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए हरियाणा तो पहले से ही गठित हो चुका था। पहाड़ी क्षेत्र के लिए हिमाचल प्रदेश का भी गठन किया जाता है, जिसको संघ शासित क्षेत्र का दर्जा दिया जाता है। हालांकि बाद में हिमाचल प्रदेश को 1971 में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है और ये भारत का 18वां राज्य बनता है। तो आपने देखा कि 14 राज्य मूल थे, फिर उसके बाद 15वां राज्य जो है वो गुजरात हुआ, फिर आपने देखा गुजरात के बाद फिर 16वें राज्य के रूप में हमने नागालैंड का गठन किया, 17वां राज्य हरियाणा था, 18वां राज्य हिमाचल प्रदेश था। आगे देखते हैं मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय की अगर बात करें तो 1972 में पूर्वोत्तर भारत में 2 संघ शासित प्रदेश मणिपुर और त्रिपुरा के साथ साथ उपराज्य मेघालय को राज्य का दर्जा दिया गया। तो 18 राज्य थे, 19वां राज्य हो गया मणिपुर, 20वां राज्य हो गया त्रिपुरा और 21वां राज्य हो गया मेघालय। इसके अलावा 2 संघ शासित प्रदेश मिजोरम और अरुणाचल, जिनको पहले नेफा के रूप में जाना जाता था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नेफा अस्तित्व में आ गए। 22वां संविधान संशोधन अधिनियम 1969 के द्वारा मेघालय को स्वायत्त शासी राज्य बनाया गया। पहले असम में ये उपराज्य के रूप में था, इनकी अपनी एक मंत्रिपरिषद थी, लेकिन कालांतर में मेघालय के लोगों की महत्वाकांक्षा की पूर्ति ये नहीं कर पाया, इस कारण से इसको फिर स्वायत्त शासी राज्य बना दिया जाता है। तो कुल मिलाकर के आपने समझा कि 19वां राज्य मणिपुर, 20वां राज्य त्रिपुरा, 21वां राज्य मेघालय बनता है और 2 संघ शासित प्रदेश मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश जो हैं वो अस्तित्व में आ जाते हैं। अगले राज्य की अगर हम बात करें तो सिक्किम राज्य 1947 तक भारत का एक शाही राज्य था। वहाँ के शासक चोग्याल हुआ करते थे। ब्रिटिश शासन जब समाप्त हुआ तो सिक्किम को भारत द्वारा रक्षित किया गया। भारत ने वहाँ के रक्षा, विदेश, संचार का उत्तरदायित्व जो है वो संभाला। 1974 में सिक्किम ने भारत के प्रति अपनी इच्छा दर्शाई। 35वां संविधान संशोधन इसीलिए किया गया 1974 में और सिक्किम को पहले सह राज्य का दर्जा दिया गया। कालांतर में इससे सिक्किम के लोगों की महत्वाकांक्षा की पूर्ति चोग्याल शासन नहीं कर पाया और 1975 में वहाँ पे जनमत संग्रह हुआ, जिसमें चोग्याल शासन को समाप्त करने का मत दिया गया। फिर इसीलिए तुरंत भारत सरकार 36वां संविधान संशोधन 1975 पारित करती है और सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल करके 22वें राज्य के रूप में स्थापित कर लेती है। पहली चौथी अनुसूची में संशोधन किया गया और एक नया अनुच्छेद 371 जोड़ा गया, जिसके तहत सिक्किम को कुछ अधिकार दिए गए। फिर मिजोरम, अरुणाचल, गोवा राज्यों की स्थापना की गई। 23वां राज्य था मिजोरम, 24वां था अरुणाचल, 25वां था गोवा। 1986 में एक समझौता हुआ था, जिसमें भारत और मिजो नेशनल फ्रंट ने ये समझौता किया था और 23वें राज्य के रूप में मिजोरम को स्थापित किया था। फिर आपने देखा 24वां राज्य अरुणाचल था, 25वां था गोवा। फिर 26वां राज्य छत्तीसगढ़ था, 2000 में इसका गठन हुआ। 2000 में ही 27वां राज्य उत्तराखंड था और 2000 में ही 28वां राज्य झारखंड था। 29वें राज्य के रूप में फिर तेलंगाना का गठन होता है। आंध्र प्रदेश से पृथक ये करके इसको गठित किया जाता है और 2014 में फिर इसका गठन होता है। हाल ही में जम्मू कश्मीर का जो भी विधेयक आया, उसमें उसके बाद कुछ व्यापक परिवर्तन हुए हैं। उसके लिए अगला वीडियो हम आपके लिए प्रसारित करेंगे, तो उसमें हम बताएंगे कि राज्यों की श्रेणियां जो हैं वो उनमें कुछ अंतर देखने को मिला है और जम्मू कश्मीर का जो मानचित्र है उसमें थोड़ा सा कुछ परिवर्तन आया है, तो उसकी हम विस्तार से बात करेंगे। इसलिए हमने यहाँ पे जानबूझ करके उसको इंक्लूड नहीं किया है। ये परंपरागत अभी 29 राज्य जो हमारे हैं उसको आप अभी याद रखिए। 29 इसी बात से, फिर 29 राज्यों की बात से ही फिर हम आपको अगले वीडियो में याद दिलाएंगे कि कैसे वो परिवर्तन जो है जम्मू कश्मीर का होता है और हमारे राज्यों का क्रम जो है वो, या राज्यों की संख्या जो है उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। तो 29वां राज्य तेलंगाना बना। आगे अगर हम बात करें तो कुछ राज्यों के नामों में भी समय समय के हिसाब से परिवर्तन हुए हैं। पहला राज्य जिसका नाम बदला गया 1950 में संयुक्त प्रांत था, जिसको आज हम उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं। मद्रास राज्य का फिर 1969 में तमिलनाडु नाम किया गया। मैसूर का कर्नाटक 1973। लक्काद्वीप, मिनी द्वीप का लक्षद्वीप किया गया 1973। फिर 69वां संविधान संशोधन 1991 हुआ। दिल्ली को एनसीआर दिल्ली या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का नामकरण किया गया 1992 में। उत्तरांचल को उत्तराखंड कहा गया 2006 में। पौंडीचेरी को पुडुचेरी कहा गया 2006 में। उड़ीसा को ओडिशा कहा गया 2011 में।
ऐसे कुछ नामों का परिवर्तन समय समय पे होता रहा है। ये कुछ प्रमुख हैं, इसमें आपको ध्यान रखना है कि पहला राज्य जिसका नाम परिवर्तित किया गया वो संयुक्त प्रांत है, उत्तर प्रदेश जिसको आप कहते हैं। 1950 में ये परिवर्तन हुआ। तो ये पूरा था 5वां चैप्टर लक्ष्मीकांत का, जिसकी पूरी समरी मैंने आपके इस पूरे वीडियो के माध्यम से आपके सामने लाई है। अगला जो वीडियो होगा वो हम जम्मू कश्मीर राज्य पे विशेष एक बनाएंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से वहाँ पे जम्मू कश्मीर राज्य में नए राज्य और नए संघ शासित प्रदेशों का निर्माण हुआ है। कुछ और उसमें परिवर्तन जो हुए हैं उसको भी समझेंगे, उसका पूरा इतिहास भी देखेंगे। तो आज इस पूरे वीडियो में इतना ही। थैंक यू।